पिछले हफ्ते मार्केट में काफी बड़ी गिरावट हुई, लेकिन नेट नेट बेसिस पे देखेंगे तो निफ्टी में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। तो इंडेक्स पे उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन आखिरी के 2 दिनों में एफआईआईज ने लगभग 18,000 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईज उनके सामने आधे पे थे, 9,000 9,900 करोड़ की। इतनी बड़ी सेलिंग लास्ट 2-3 डेज में हुई एफआईआईज तरफ से, शुक्रवार को खासतौर पे बहुत बड़ी सेलिंग की। तो इससे ऐसा लगता है कि मार्केट ने सच की खोज में जो निकला था 24,000 के बाद, टिक नहीं पाया। बैंक निफ्टी हालांकि कंपैरेटिवली कई दिन पिटा, लेकिन वो रिवाइव करता रहा। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे ना, तो मार्केट का सेंटिमेंट और मूड काफी खराब है। चार्ट पे भी क्या वो उतने ही खराब है? इस पे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका द एंड शो में, जो हम सर्वेन के साथ करते हैं। और इस हफ्ते का इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि सोमवार को मार्केट अपने बहुत अहम लेवल्स को या तो मेंटेन करेगा या आगे बढ़ेगा, लेकिन गाड़ी अब फंसती हुई दिख रही है। तो चार्ट पे एक बार समझते हैं कि क्या तस्वीर बनेगी। सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट जी, वीक ना काफी उठा पुटक वाला रहा। कई बार तो ऐसा जी, लगा कि मार्केट सस्टेन कर जाएगा, लेकिन मार्केट अगर आप मैक्रो पिक्चर्स के हिसाब से देखेंगे, नॉट चार्ट के हिसाब से, तो मार्केट में बहुत सारी गंभीर समस्याएं दिख रही। मतलब फ्राइडे के दिन ढूंढने से कोई पॉजिटिव खबर नहीं थी। करेंसी वीक थी, बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्रूड ऑयल बढ़ गया था, एफआई ने दबा के बेचा है, मार्केट भी गिरा है और खाड़ी में युद्ध चल ही रहा है। तो मतलब नथिंग वाज पॉजिटिव। केवल एक सिल्वर लाइन अगर आप ढूंढोगे बहुत जोर लगा के, तो आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी उतना पिटा नहीं जितना वो पिट सकता था। और आईटी शेयरों की तो खैर धुनाई हो गई। तो एक जी। जनरल कमेंट्री दीजिए छोटी सी, उसके बाद फिर हम लोग चार्ट पे चलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट था और मैं हमेशा कहता हूँ देखिए कोई लक्ष्मण रेखा एक्स नहीं होती कि 24,300 24,300 24,500 एक ब्रॉड लेवल्स थे कि जहाँ की आपकी कशमकश लड़ी गई। देखिए आप बेयर टेरिटरी आप किसी की टेरिटरी में जाते हैं तो उसकी कोई एक सीधी लाइन नहीं होती है। आप कबड्डी के मैच में भी जाते हैं तो आप वो लाइन छूते हैं, कभी आपका हाथ 1 फुट बाहर जाता है, कभी एकदम टच करके निकल आते हैं, कभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो आई थिंक उस नज़रिए से आप देखेंगे तो मुझे पहले से भी ये था कि 24,300 24,500 बहुत इम्पोर्टेंट है और लड़ाई वहाँ चली। और बंद मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप गए हफ्ते में आपने क्या किया? गए हफ्ते में गए फ्राइडे को लास्ट आधे घंटे में आपने 24,300 की दहलीज पार करके 50 पॉइंट आगे कदम रखा और इस पूरे हफ्ते वहां 24,300 24,500 में लड़ाई होती रही। फिर हुआ क्या? नेट रिजल्ट क्या है? बंद वाले समय वीकली क्लोज में आप 24,300 छोड़िए, आप 24,000 के भी नीचे आ गए। ये कोई अच्छा संकेत थोड़ी ना है। तो और ये मीडियम टर्म लेवल है। हम जब चार्ट्स दिखा रहे हैं तो हम 2-2 ढाई-ढाई साल के दिखा रहे हैं। तो हमेशा हमें कहते हैं कि वीक फोर्टनाइट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो आपको एटलीस्ट वो क्लोजेस बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ, चलिए गए फ्राइडे को लास्ट आधे घंटे सही तो सही, आप 24,300 के ऊपर गए थे 50 पॉइंट से, बट क्या आप उसको डिफेंड कर पाए अगला हफ्ता? कंफर्मेशन दे पाए क्या आप उस ब्रेकआउट का? आंसर इज नो। गया हफ्ता क्लियर कट वो आंसर नो है कि आप ब्रेकआउट नहीं कर पाए क्रिटिकल लेवल्स पे। 24,300 24,500 एक इंपॉर्टेंट बेयर टेरिटरी थी, जिसको फिलहाल मैं ये नहीं बोलता हूं कि अगले हफ्ते कुछ और नहीं हो सकता, फिलहाल बेयर्स ने डिफेंड किया है और गेम वापस बेयर्स के पाले में है। ये नेट नेट आप गए लब्बो लो, आप जो आप बोलते हैं ना, वो गए हफ्ते का ये है कि बेयर्स हैव डिफेंडेड देयर टेरिटरी, बुल्स हैव टू प्रूव देमसेल्व्स अगेन। ये आपका एक पंच लाइन या कैच लाइन इस हफ्ते का हो सकता है। जी, ओके, तो मतलब जैसे हम लोगों ने एक शो किया था 3-4 हफ्ते पहले, उसमें टाइटल दिया था कि बेयर्स विल मीट बुल्स और बुल्स विल मीट बेयर्स इन फॉर 24,000। तो उनकी मुलाकात हो गई है और जी, मुलाकात अच्छी नहीं रही है। और जी, देखिए, ये वीकली बेसिस पे देखिए, वीकली मैंने दिखाया है कि केवल 450 पॉइंट निफ्टी गिरा है। लेकिन जी, 2 दिन में आखिरी थर्सडे और फ्राइडे को इतना ज्यादा माहौल गड़बड़ दिख रहा था। अभी आगे हुँ, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले तो ये बताओ, अभी ये 24,000 के नीचे आ गया है। जी, दम बचा अभी बुल्स के अंदर? अरे हाँ, ड्राई पाउडर पे बड़ी ट्रोलिंग हो रही थी अपनी। उसके जी, बाद कई लोगों ने कहा ड्राई पाउडर ड्राई पाउडर। वो फिर वो क्या हुआ, 10 अप्रैल को मंथली डेटा आया एमफी का, तो लोगों जी, ने ट्रोल कर दिया। देखा देखा कितना ज्यादा एसआईपी का पैसा आया है। तो हमने उनको बहुत समझाया कि भाई आप गलत तरीके से देख रहे हो। और अभी अब 24 अप्रैल तक ऐसी पिटाई की है ना एफआईआई ने कि सारी हवा जी, निकल गई ड्राई पाउडर की, अब कुछ बचा नहीं है। तो क्या जी। बुल्स के पास ड्राई पाउडर बचा है? दम बची है भी इसको जोर से 25,000 के ऊपर ले जाने की?
मार्च के महीने को तो हमेशा पहले आपको पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए। मार्च के महीने में जो कमिटमेंट्स आते हैं वो ईयरली भी होते हैं। बहुत सारे लोगों की ईयरली जो टैक्स प्लानिंग होती है, सीएस जो करवाते हैं और किसकी कौन पुराने वाले मॉडल में है, कोई नए वाले मॉडल में अपना टैक्स फाइल कर रहा है। बट ब्रॉडली आप साल के एंड में हर आदमी चाहता है कि मेरी अगर साल की ये सेविंग होनी है, जो भी टारगेट है आपको उस पे टैक्स रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो सब बात की बातें हैं। बट एक बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको लगता है कि मार्च टू मार्च अगर मुझे ये सेविंग करनी है, उसका अगर कुछ समीकरण बचा रह गया होता है, तो वो सारा टुकड़ा एक साथ मार्च में आता है और टैक्स भी आप मार्च में भरते हैं। तो ब्रॉडली मार्च का फिगर विद पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए, मार्च में बहुत सारा कमिटमेंट आ गया होगा, वन ऑफ कमिटमेंट आया होगा। अब कंसिस्टेंटली वो मेंटेन होता है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। तो अप्रैल में तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो हो रहा है। सो सो मोरल ऑफ द स्टोरी वही हो गई, जैसे आपने बोला कि देखिए सेटअप में ड्राई पाउडर बिल्कुल नहीं है और फंड्स को थोड़ा ड्राई पाउडर रखना पड़ता है। डे टू डे जो रिडेम्पशंस आ रहे हैं या डे टू डे जो लेना-देना है, उसके लिए आप बिल्कुल ज़ीरो होके तो नहीं बैठ सकते ना। हमेशा आपको अगर कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, हमेशा आप स्टॉक बेच के वो पैसा लाएँगे, ऐसा नहीं है। तो दैट्स अ गिवन नॉर्म ऑफ द फंड इंडस्ट्री कि थोड़ा बहुत 2%, 3%, 4% डिपेंडिंग ऑन क्या चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है। इंडस्ट्री कैश पे रहती है। बट या हिस्टोरिकल लोज पे चल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव बेसिस पे ड्राई पाउडर हिस्टोरिकल लोज पे चल रहा था। तो डेफिनिटली अगर कहीं पे लोगों को भी अब फंड मैनेजर्स को भी लग रहा है कि भाई रिडेम्पशन लग सकते हैं या कुछ पैसा हाथ में रखें देने के लिए, तो यस थोड़ी बहुत सेलिंग वहाँ पे भी आ सकती है। तो आपने देखिए बीच में इक्का-दुक्का 1-2 दिन सेलिंग भी आई थी डीआईएस की, जब एफआईआईज़ ने थोड़ा लिया और डीआईएस ने बेचा। तो देखिए ये गेम तो डे इन डे आउट चलता रहेगा, सप्लाई डिमांड वाला। लार्जर पिक्चर ये है कि इतना सब पैसा आके भी, चलिए मान लिया 2 ढाई साल में बहुत पैसा आया है। 2 ढाई साल में आप 8-10 लाख करोड़ की आपने बाइंग कर ली, ज़्यादा ही कर ली है म्यूचुअल फंड वालों ने। बट नेट-नेट क्या आप 2024 का हाई निकाल, इतना बिग बैंग बाइंग करने के बाद भी, इतना पैसा डालने के बाद भी, क्या आप 26,300 का डिसाइसिव ब्रेकआउट कर पाए? आंसर इज़ नो। फॉरगेट अबाउट दैट। क्या इस 2 हफ्ते में आप 24,500, 24,300 डिफेंड कर पाए? ब्रेकआउट करा पाए इतना पैसा डाल के भी? आंसर इज नो। तो आप छोटे बच्चे के जैसे जिद कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेंस कि बेयर्स स्टिल हैव एन अपर हैंड। बेयर्स ने आपको सप्लाई दी है, आपको ब्रेकआउट करने नहीं दिया। छोटी वाली टेरिटरी पे भी आप डिफेंड नहीं कर पाए। बड़ी पे तो जाने की बात थी कि जाएगा तो, लेकिन जा ही नहीं पाया। ये वीकली क्लोज नीचे आया। तो बुल्स वर रेडी फॉर द बेयर्स वर रेडी विद द बुल्स। और बेयर और बुल की जो लड़ाई, जो छोटी टेरिटरी की लड़ाई हुई है अभी 26,300 तो बहुत हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी की लड़ाई अगर 26,300 पे है तो छोटे-मोटे लड़ाइयाँ फ्रिंज में जो चल रही हैं, उन लड़ाइयों में भी अभी आप जीत नहीं पा रहे हो। तो मैं कैसे हिम्मत से बोल पाऊँ कि हाँ, ब्रेकआउट हो जाएगा या ऊपर के बड़े टारगेट आ जाएँगे। इस हफ्ते काफ़ी संकेत ऐसे आ गए, वेट एंड वॉच के माहौल में हम चल रहे थे, बट निफ्टी में या साइड काउंटरों में भी बहुत वेट एंड वॉच में हम जहाँ कर रहे थे, वहाँ काफ़ी संकेत ऐसे आ गए हैं कि बाजार पलट सकता है और बेयर्स का अभी भी अपर हैंड है। तो मैं तो वही सोचता हूँ ज़िंदगी में हमेशा, बुल और बेयर में जो जीत रहा है उसके साथ ही रहना है। क्योंकि हम ये करोड़ों लाखों का तो ट्रेड हम नहीं कर सकते ना। हम ये 10-20 हज़ार करोड़ का बाय सेल तो हम तो रिटेल वाला तो नहीं कर सकता ना। तो यू हैव टू जस्ट स्टे विद द बिगर गाइज़, इन द बिगर गाइज़, इन द बिगर बुल्स एंड बिगर बेयर्स, द बेयर्स आर विनिंग राइट नाउ। दैट्स द, वो एक मोटा-मोटी थीम है और मैं उन्हीं के साथ रहूँगा जो जीत रहे हैं गेम। तो मुझे लग रहा है कि बेयर्स की जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो फिलहाल मैं बेयर कैंप में हूँ। और मैंने ट्वीट भी यही किया था कि बेयर एट 24,500, बुल एट मेबी 21,500, 22,000। तो आपको वही समीकरण ट्रेड करने हैं। बीच में आप कुछ नहीं करेंगे। अब सडनली बाजार बीच में आ जाएगा, आप बोलेंगे 22,500 पे क्या करना है, 23,000 पे क्या करना है, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। बेचने के रिस्क रिवॉर्ड 24,500 के हैं, लेने के रिस्क रिवॉर्ड 21,522 के हैं। ये अगर आप ट्रेड कर पा रहे हैं एज़ अ ट्रेडर, आपको, मुझे लगता नहीं कि आपको तकलीफ होगी। ऐसा मेरा मानना है। बाकी के लिए तो आपको एक स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा जब भी आप ट्रेड करते हैं। जी। वो हर आदमी अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रखेगा कि कितना आप ड्रॉडाउन झेल सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस ढूँढिए। बट ये रेंजेस ब्रॉडली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ऊपर में रिस्क रिवॉर्ड 24,500 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव जी। और 21,500 22,000 के पास रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव। इस थीम से आपको, मेरे हिसाब से नेक्स्ट 1 से 3 महीना आपको ये थीम पकड़ के चलनी चाहिए। जी। क्या क्या टेक्निकल एनालिस्ट अपॉर्चुनिस्ट होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं, बे होना ही पड़ेगा। अपॉर्चुनिस्ट अपॉर्चुनिस्ट होने पे ही पैसे बनते हैं इस बाज़ार में। अगर आप लेट बैक और लेट हो गए, अगर आप हर चीज़ में लेट रिएक्ट करेंगे तो डेफ़िनिटली आपके पैसे कब बने नहीं बने, लेकिन ड्रॉडाउन्स बहुत होंगे। तो अलर्ट रहना और सस ट्रेंड के साथ घूमना, अगर अपॉर्चुनिज़्म है, तो हाँ है, तो फिर हम हैं। हम ओके। हम अपॉर्चुनिस्ट हैं। जी। अच्छा, निफ्टी 500 तो बिल्कुल, क्या 300 पॉइंट तो कुछ भी नहीं होता, मतलब ये तो वहीं पे है, ज़्यादा गिरा नहीं है। यहाँ पे आप अगर निफ्टी 500 अगर आप देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई थोड़ा-सा बेटर ऑफ सेटअप थे वहाँ पे, बेटर ऑफ थोड़े सेटअप आपको वहाँ दिखेंगे।
बट ब्रॉडली आप ये देखें कि भई यहाँ पे भी आप उस गैप एरिया के बाहर नहीं जा पाए। जो ऊपर में अगर आप वो गैप एरिया निफ्टी का 500 का देखेंगे तो आप उस गैप एरिया से बहुत ऊपर आप जा नहीं पाए। तो आप उधर ही जाके अटक गए। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे भी अगर आप देखें तो ओवरऑल समीकरण मुझे इस हफ्ते के भी वहाँ पे भी थोड़े से रुझान मुझे थोड़ा-सा फ्लेवर नेगेटिव ही दिखा मुझे। बहुत ज़्यादा मैं वहाँ पे भी पॉज़िटिव नहीं हूँ और उस हुँ, गैप एरिया के आस-पास जो आपने वो लड़ाई झगड़े के समय वो जो गैप हमने छोड़ा था, उस गैप एरिया के आस-पास से ही आप पलट गए। तो निफ्टी 500 को आपको मंडे, ट्यूसडे देना है तो दे लीजिए। बट ओवरऑल बाकी सेटअप्स देख के ऐसा लग रहा है कि एक शार्प रिवर्सल ओवरऑल मार्केट्स में मुझे लग रहा है कि आ गया है और जैसे मैंने बोला एक म प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 हफ्ते और लड़ाई लड़ लीजिए 24,500 24,300 पे। सो सो दैट कैन ऑलवेज़ बी द केस। आपका ये हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते और वहाँ लड़ाई लड़नी है, तो आप लड़ लीजिए। बट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि रिस्क रिवॉर्ड बचा है बुल्स के फेवर में, यहाँ पे भी। अच्छा जी। फंडामेंटली एक जानकारी दे दूं दर्शकों को कि लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक आप दो दो तीन हफ्तों से मान लीजिए मोटे तौर पे या इवन हर वीकली बेसिस पे आप देखेंगे तो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में खूब बाइंग हुई है और जी, वो बाइंग म्यूचुअल फंड ने नहीं की है, उनका जी, हिस्सा कम ओके। है, ये होगी लेकिन कम है। सबसे ज्यादा हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर का है, रिटेल ट्रेडर का है, एचएनआई का होगा, अल्ट्रा एचएनआई का होगा, मे बी कुछ पीएमएस वीएमएस का हो सकता है, फंड्स का हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का नहीं है। ये डेटा आपको हर हफ्ते में दिखाता हूं। तो इस वजह से भी आपको ये इंडेक्स केवल 300 पॉइंट नीचे दिख रहा है वीकली बेसिस पे, लेकिन अदर इंडाइसेस में देखेंगे तो काफी वेरिएशन है इसमें। लेकिन ये है प्यारा इंडेक्स आईटी। पिछले हफ्ते 10 दिन में 3 रिजल्ट आए, टीसीएस, एचसीएल टेक और इन्फोसिस। बहुत सारे आए लेकिन ये 3 दिग्गज हैं और तीनों ने बुरी तरीके से निराश किया है। एक जमाना था कि जब इन्फोसिस के बारे में कहा जाता कि जो गाइडेंस देंगे उसको बीट करते, क्योंकि उनकी स्टाइल थी कि वो जो बोलते थे उससे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाते थे और उसको 20 साल तक मार्केट ने रिवार्ड किया है। इस बार उन्होंने जो बोला था उसके लोअर एंड पे बड़ी मुश्किल से अपना गाइडेंस मीट कर पाए, 3.1% की रेवेन्यू ग्रोथ। तो भैया मार्केट ने पिटाई कर दी, बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि आईटी के रिजल्ट काफी खराब थे और इतना गिरने के बाद और तोड़ा लोगों ने। मतलब देखिए आप, 32-3300 पॉइंट ये इंडेक्स गिरा है सरवेन जी। जी। अभी और पिटाई बाकी है कि अब हो गया भाई, ठीक है, जो गिर गिराना था हो गया। निफ्टी एंट्री लेने के जस्ट पहले आपने जो स्मॉल कैप मिड कैप की बात की, देखिए मैं हमने बहुत बाजार देख लिए, बहुत बेयर मार्केट्स, बहुत सारे, बहुत जिसको बोलते हैं ना, बहुत सारे सावन देख लिए हमने। तो ये होता ही है। एक ला मिड कैप स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया था और जहां से एक ब्रोकर लोग भी या एक इंसान के अंदर भी एक ये रहता है कि वो थोड़ा बहुत एवरेजिंग करता है। सही गलत पे डिबेट नहीं हो रहा है, हमें एवरेजिंग हम्म, करना हमेशा सही नहीं होता, हमेशा गलत भी नहीं होता। कुछ अच्छे स्टॉक्स में थोड़ी बहुत कभी आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर भी सकते हैं ब्लू चिप टाइप के नामों में। बट ब्रॉडली स्मॉल कैप मिड कैप में भी वो फ्लेवर लोग चला लेते हैं कि चलो भाई 100 की चीज 60 में मिल रही है, 50 में मिल रही है, 70 में मिल रही है, क्योंकि ये हुआ है 2024 के हाई से बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स 50 40-50% तक भी गिरे हैं, उससे ज्यादा भी गिरे हैं। बट एक एवरेज 40-50% बहुत सारी चीजें गिरी हैं। तो एक टेम्पटेशन होता है कि चलो अभी ऊपर से फंस गए तो एक एवरेज कर लें, कॉस्टिंग नीचे आ जाएगी। तो अगर आपने 100 में कोई चीज ली और आपने 50 में कोई चीज ली, तो अब आपका वेटेड एवरेज प्राइस क्या आया? 75। 75 तक का बाउंस आने से आपकी उम्मीद लगती है कि चलो चलो मेरा अभी पूरा प्रॉफिट में आ रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्टॉक्स वो अभी तक कर नहीं पाए। तो कई बार उसमें दुर्घटना ये हो जाती है कि जो आपने 100 का लिया वो तो ठीक, 50-60 का जो भी 60 वाला भी जो लिया आपने जिसमें आपका एवरेज 80 आया, अब वो किसी कारण से बाजार में नेक्स्ट सेल ऑफ आया तो वो 60 वाला भी लॉस में जाएगा, एवरेज वाला भी आपका लॉस में जाएगा। तो ये माहौल की वजह से फिर वो बेयर मार्केट जो है ना उसको फ्यूल मिल जाता है, और क्योंकि नीचे वाला माल भी, ऊपर वाला माल भी लॉस में, नीचे वाला माल भी लॉस में। एक सेंटिमेंट वाइज एक जो जो बोलते हैं ना कि बाय व्हेन ब्लड ऑन द स्ट्रीट, तो पैनिक के कारण क्या होते हैं, लोग नीचे गिरते बाजार में एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए हम्म, आपको दिख रहा है कि ये माल स्ट्रांग हैंड से नहीं लिया है, किसने लिया है मालूम नहीं। वो डेटा में कहीं रिवील नहीं हो पा रहा है कि ये मिड कैप स्मॉल कैप की बाइंग किसने की, एचएनआईज ने की, रिटेल ने की, किसने की, बहुत क्लियर नहीं आ रहा, क्योंकि वो डेटा वो कहीं आपका फंड डेटा में उतना स्ट्रांग वो नंबर आ नहीं रहा। तो एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि वीकर हैंड्स ने ये बाइंग की है और वहां पे वीकर हैंड्स हमेशा जल्दी तकलीफ में आ जाते हैं या पैनिक कर जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। लेट्स नॉट यूज द वर्ड पैनिक,
बट परेशान हो जाते हैं। तो ये वीक हैंड वाला स्टोरी जो है ना, ये कई बार बाजार के लिए घातक भी सिद्ध हो जाती है और कई बार पीछे हुआ है कि जब एवरेजिंग हुई है, उसके बाद जब लो टूटा है, तो सेलिंग डबल स्पीड से आती है और हम कई बार इसको देख चुके हैं। सो वो मैं सबको एक कॉशनरी नोट या आगाह करना चाहता हूँ कि उस गलती से बचें। अगर आपने नीचे में एवरेजिंग एवरेजिंग की है और उसमें आपको जो एवरेज वाला आपका जो सामान है ना, जो आपने नीचे के भाव से लिया, उसमें अगर पैसे बन रहे हैं, तो उसको बुक करते रहें बीच-बीच में। उसको लेके भी खड़े ना रह जाएँ। डोंट फॉल इन लव विथ योर स्टॉक। ट्रेडिंग के एंगल से अगर कोई चीज़ ली थी, तो उसको लिया है, तो उसमें थोड़ा वो जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसमें मुनाफ़ा बाँधें। 100 वाला तो हुँ, छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो भाव जब आएगा तभी आप लॉस नहीं बुक करेंगे और आपको खड़े रहना है, तो वो एक अलग बात है। बट एज़ अ प्रिंसिपल अगर आपने नीचे में कुछ एवरेजिंग की है और उसमें पैसा बन रहा है, वो पैसा ले ले, वो आपको आगे कुशन देगा। वही आपका ड्राई पाउडर का बाद में काम करेगा। नाउ कमिंग बैक टू आईटी, हमें भी लगा था जिस तरह से उसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी लास्ट 4-5 हफ्तों में कि निफ्टी के गिरावट में संभल गया था और गिर नहीं रहा था और उसके लिए वो उसका वही ईयरली क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले थे, तो कहीं लोगों ने कोशिश की होगी कि चलो देखें कुछ इसमें से ग्रीन शूट्स निकलते हैं, बट लग नहीं रहा। तो हालातों के साथ चेंज करना भी आना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि वो जो 3 2 ढाई हफ्ते पहले हमको लगा था कि हाँ, एक कैंडल अच्छी बनी है, उसी कैंडल के पास दोबारा आ गया है। सो वी आर काइंड ऑफ जहाँ से हमको लगा था कि ठीक है, उसी के आस-पास आप आ गए। मुझे नहीं लगता ये कैंडल देख के इस बार की बहुत बेयरिश कैंडल बनी है। तो मुझे तो लगता है कि निफ्टी आईटी में अगर वेट एंड वॉच या न्यूट्रल हो जाने वाला स्टोरी है कि अब आप यहाँ पे थोड़ा-सा इसको एक नए लेंस से आपको देखना पड़ेगा और जो पहले थोड़ा लग रहा था कि आउट परफॉर्मेंस आएगी, वो अब लग नहीं रही। कारण ये है कि नैस्डैक तो हाई पे हाई मारा जा रहा है और ये नहीं मार रहा है, तो डेफिनिटली कुछ गड़बड़ है। मतलब कुछ गड़बड़ है ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या गड़बड़ है, कैसे गड़बड़ है, वो उसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाता बट प्राइस एक्शन ऐसा लग रहा है कि मज़ा नहीं आया। जिस तरह के बेसिस बनाए थे, उसको उतना जस्टिफाई नहीं कर पाया और फॉलो थ्रू नहीं आया है। तो यहाँ पे हुँ। मुझे लगता है कि थोड़ा संभल जाने में, न्यूट्रल हो जाने में ही समझदारी है और थोड़ा-थोड़ा ड्राई पाउडर बना लेने में या पोज़ीशन पेयर कर लेने में ही समझदारी है। बहुत ज़्यादा मुझे अब जो लग रही थी उम्मीद आईटी से 2 ढाई हफ्ते से, मेरी उम्मीद पे गए हफ्ते ने थोड़ा पानी फेर दिया। तो मैं थोड़ा यहाँ पे अलर्ट हो जाऊँगा, थोड़ा हुँ, संभल हुँ, जाऊँगा और गलती से कहीं नीचे के लेवल अगर टूटे तो फिर और थोड़ी सेलिंग आपको नीचे के लेवल्स में हुँ, यहाँ आती हुई दिख सकती है। तो आप यहाँ पे लोअर लेवल्स की तरफ जा सकते हैं और देखिए आप जो इसके 2020-22 के लेवल्स हैं वो सारे 26,200 और 26,500 और 27,000 वो लेवल्स हैं अभी भी। वो टारगेट्स इसके पेंडिंग रहे हैं कभी। तो वो लेवल्स भी वो रिस्क बना हुआ है कि उन 26-27,000 के लेवल्स की तरफ ये जा सकता है। ऐसा सेटअप जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल हम बोलते हैं, वो वीकली हुँ। में या वो इस उस तरह की सेटअप्स उस तरह की कैंडल्स यहाँ बनती हुई दिख रही हैं, थोड़े बेरिश सेटअप बनते हुए दिख रहे हैं। जी, बहुत दिक्कत है भाई, इनका बिज़नेस पानी जो है ठीक-ठाक चल नहीं रहा है। अच्छा, फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जी, बैंकों में ना भारी उठा-पटक थी। एक दिन गिरते, एक दिन चलते, एक दिन गिरते, एक दिन चलते। तो जी। आप देखो नेट बेसिस पे ये भी उतना ज़्यादा नहीं गिरा, तो कंपैरेटिवली ये ज़्यादा अच्छा इंडेक्स दिख रहा है क्या बैंक शेयर्स या फ़ाइनेंशियल शेयर्स? देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है बाज़ार का समझना जो है रोटेशन। रोटेशन हुँ, अपना खेल खुद खेलता है, ठीक है? तो ये जो रोटेशन चलते हैं, तो रोटेशन के समय में कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि अलग-अलग चल रही हैं, बाद में सिंक में हुँ, आती हैं। तो रोटेशन के समय कुछ कम गिरा, कुछ ज़्यादा गिरा, वही चल रहा है, आईटी ज़्यादा गिरा हुआ लग रहा है, वीकनेस लग रही है, उसके अपने कारण हैं। यहाँ पे थोड़ा समीकरण, यहाँ की पोज़ीशनिंग थोड़ी अलग लग रही है, तो ये थोड़ा अभी अलग चल रहा है। बट अगर एक लार्जर ट्रेंड नीचे की तरफ ढलका, निफ्टी का, जो कि अभी लग रहा है, निफ्टी का सेटअप देख के, थोड़ा-थोड़ा आभास निफ्टी 500 से देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भाई आप 24,300 24,500 के ऊपर नहीं जा पाएँगे। भले ही हुँ, आप एक 10 दिन, 5 दिन और हफ्ता यहाँ बिताना चाहें, बिता लें, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिस्क रिवॉर्ड ब्रॉडली अब उतने पॉजिटिव नहीं रह गए हैं और अगर ये ढलका नीचे की तरफ, लोअर रेंजेस की तरफ जो कि अभी अभी जो पिछले 2 साल की रेंजेस हैं, वो निफ्टी के लिए जैसे हमने बोला कि मोटा-मोटी 22 से 24 22 से 26 जिसके बीच में 24 पे अटक रहा है, 24-24,500 पे अटक रहा है। तो अगर वो आप नीचे की रेंज की तरफ ढलकते हैं, तो फिर ये सब भी मुझे लगता है कि नीचे की तरफ ढलकेगा और आपको कन्फर्मेशन अगले हफ्ते से मिलने लगेगी जो अभी यहाँ नहीं आ रहे हैं। कहीं जैसे निफ्टी या निफ्टी आईटी में लगा है कि बेरिशनेस आ गई है, जो आप अभी ये सवाल पूछ रहे हैं, जो सवालिया निशान ये अभी निफ्टी फाइनेंशियल्स पे है, कि भाई ये अभी या निफ्टी 500 पे है कि अभी उनमें उतना नहीं है बेरिशनेस, तो मुझे लगता है कि कहीं अगले हफ्ते वो आपको देखने के लिए मिलेगी, ऐसा मेरा अभी का मानना है। तो मैं अभी उसी फ्लो के साथ जाऊँगा हुँ, कि रिस्क हुँ। रिवॉर्ड अब यहाँ से उतने पॉजिटिव बचे नहीं है, जब तक आप डिसाइसिव ब्रेकआउट ऊपर के कर नहीं लेंगे। जी, अच्छा, ये है ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स। ये इसमें बड़ा जी, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब हम लोग जी, ग्लोबल मार्केट रोज सुबह करते थे, तो जी, इसमें पहले बड़ी तगड़ी पिटाई हुई थी। फिर लास्ट वीक में लास्ट वीक ना कहे, लास्ट 10 दिन में 17% की बाइंग हुई थी।
फिर 6% नीचे गिरा। फ्राइडे मॉर्निंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आपने जब जी। ये चार्ट दिखाया हमें, तो हमने कहा था देखते तो क्या, तो बिल्कुल फ्लैट है, वहीं पे एक हफ्ते से कहीं गया ही नहीं है, 150 पे खड़ा है। क्या जी। हाल है इसके भाई? इसी को बोलते हैं ना कि न्यूज़ गेट्स डिस्काउंटेड। जब वो पीस वाला बात हुई कि पीस हो जाएगी, अभी हुई तो है ही नहीं, खाली हवा उड़ी की पीस हो रही है, बातचीत चालू है, सीज़फायर है, तो हर पूरे ग्लोबल मार्केट्स में वो बड़ा गैप आया। वो गैप का आने के बाद तुरंत 2-3 दिन फॉलो थ्रू हुआ, उसके बाद से सब अटका हुआ है, सब अटका हुआ है। तो मैंने वही ट्वीट भी किया कि भाई मुझे लगता है कि वॉर एंड पीस नाउ बोथ आर डिस्काउंटेड। अब जिस दिन साइन होगा उस दिन एक आखिरी जो आपको केक काटना है, ताली बजानी है, वो कर लीजिए। बट ब्रॉडली पीस होगी, ये अब डिस्काउंटेड है। और अगर उसमें नेगेटिव सरप्राइज आया, पीस हुई नहीं और लड़ाई झगड़ा फिर से दोबारा से बढ़ा, तो आप सोचिए जो भी आपने गेन्स किए हैं वो किस भरोसे से किए हैं कि पीस होगी। तो आप देखिए अगर नहीं हुई, खुदा ना खास्ता वो पीस नहीं हुई तो क्या होगा? तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर ये गैप भी जाएगा और पिटाई भी उतनी हो जाएगी। सो वो रिस्क मेरे हिसाब से बाजार में बना हुआ है। पीस मोर और लेस इज डिस्काउंटेड। अगर जिस दिन फाइनल साइन हो गया तो जो भी लास्ट का एक जिसको फ्लरी बोलते हैं वो 1-2 दिन की आनी है तो आएगी। बट ब्रॉडली मार्केट विल गो डाउन टू इट्स बेसिक्स जो भी है। टेक्निकल के हिसाब से हम क्या देखेंगे कि वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, मोमेंटम क्या कर रहे हैं, डिमांड सप्लाई क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन लेवल्स क्या कर रहे हैं और हम्म, फंडामेंटल्स के हिसाब से आप मैक्रोस पे चले जाएंगे। बट विल गेट गो बैक टू बेसिक्स। जो मुझे लग रहा है कि मार्केट अब ज्यादा मैं उस तरफ के न्यूज पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं प्योरली सेटअप्स और पैटर्न्स देख रहा हूँ। तो वो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि अपसाइड आपकी देखिए वो जो जो आप ये जो 2024 से आपकी जो ऊपर लाल वाली रेखा चल रही है, मुझे लगता है कि वही उसका अपसाइड है, उसके बियॉन्ड हेडरूम नहीं है। जब तक आप इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके पास इसमें इसके बियॉन्ड हेडरूम नहीं है, तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव है। और इसका जब-जब कॉल किया है, तब तक इसने ब्रॉडली इसके पहले भी जब हमने इसको जब जैन-फ़ेब में सबसे पहले एक बार जब दिखाया था, तो वहाँ से ये 25% गिरा था, लेकिन निफ्टी 16% ही गिरा। वो जो 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 2025 में हम्म, जैन फ़ेब का जो हाई लगा, वहाँ पे ये तो 20-25% पूरा गिरा, 100 वाला एक 125 वाला 100 तक जाके आया था, 99 समथिंग। बट वो हम हमारा इंडेक्स उतना नहीं गिरा, हमने आउट परफ़ॉर्म किया है अभी तक। फिर इसने अब आउट परफ़ॉर्म करना शुरू कर दिया है, क्योंकि निफ्टी ने 24 का हाई नहीं निकाला, लेकिन ये 24 का हाई निकाल के 125 वाला हाई निकाल के 24 वाला ये आ गया 150 पे। ये दिस हैज़ ऑलरेडी परफ़ॉर्म्ड बाय 20%। हम्म, ऑलमोस्ट 150 पहुँच गया। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रह गई है, इंडिया उसको नहीं कर पाई। ये तो पहली बात दर्शा रहा है कि इंडिया में अंडर परफॉर्मेंस है। तो फिर इसीलिए आप देख लीजिए गोरा क्यों बेच रहा है कि ग्लोबली इट्स अ वेरी बिग अंडर परफॉर्मेंस सिंस 24 20% इज नॉट अ स्मॉल अंडर परफॉर्मेंस। और उसके बिना कारण के भी नहीं होगी, तो कारण भी कुछ ना कुछ रहा होगा और मैं कारण कभी देखता नहीं, न्यूज़ कारण मैं देखता नहीं। मेरे चार्ट्स बता रहे हैं कि इंडिया इज अंडर परफॉर्म, कुछ कारण है और इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस इमीडिएटली हम्म, इसमें आपको परफॉर्मेंस मिलनी शुरू नहीं हो जाएगी, यू हैव टू स्पेंड टाइम। तो मुझे लग रहा है कि 6-12 महीने और एक टाइम वाइज़ कलेक्शन आपको करके जाना चाहिए। इट विल बी हेल्दी, नॉट दैट कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। इट विल अगर आप यहीं से भाग गए किसी कारण से दोबारा, बहुत ही अनहेल्दी ब्रेकआउट होगा वो। उसके बाद हम्म, तकलीफें और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो एज़ अ प्रोपोनेंट ऑफ द मार्केट मुझे चाहिए कि हेल्दी करेक्शन भी बीच-बीच में आए। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे अभी भी लगता है कि जब हमने 24 में कॉल लिया था, तो हमने यही बोला था 12 से 24 महीने खराब हैं। तो अभी भी सितंबर और हमारा टॉप बना था अगस्त सितंबर 24 में। तो मुझे लगता है कि अगर अभी भी आप इसको एक टाइम वाइज़ करेक्शन 6 महीने का और देते हैं, इट विल बी वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। और अगर आपको जिद है बाज़ार को और यहीं से अगर किसी कारण से निकलता है, जो कि निकल तो नहीं पा रहा है, बट किसी कारण हम्म, से निकलता है, इट विल बी अ वेरी, वेरी अनहेल्दी मूव और ज़्यादा लोग उसमें ट्रैप हो जाएँगे। ऐसा मेरा मानना है। सो वो तो मैं अभी सोच भी नहीं रहा हूँ। मुझे लग नहीं जी, रहा कि वो होगा। बट मैंने एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे दिया कि अगर आप एक हेल्दी करेक्शन नहीं लेते हैं और एक अनहेल्दी अपराइज आती है, और ज़्यादा आपको तकलीफ होने वाली है और पिटाई होगी उसके बाद आपकी। इससे बेटर है कि आप शराफ़त से एक ठीक-ठाक एक हेल्दी करेक्शन ले लीजिए। आने वाला हम्म, समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आई एम अ लॉन्ग टर्म इंडिया बुल। बस अब एक 6-12 महीने का एक 6-8 महीने का एक डिसेंट और टाइम वाइज़ अगर आप करेक्शन ले लें, मेरे से ज़्यादा इंडिया में कोई तो, तेज़ी में नहीं होगा इस साल के एंड के बाद, सपोज़ अगर मेरे सेटअप बन गए तो। ठीक है? हम्म, बट वो अभी नहीं बोलते। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन नवंबर इट्स में। हैपन। बट साल के हम्म, एंड के बाद देखते हैं सर, उसमें हमारा आपका एक डिबेट है। बट साल के एंड ये, में साल देखिए मैं अभी से अपनी टाइमलाइन 24 में मैंने अपनी टाइमलाइन क्लियर दे दी थी। लोग बीच में ऊपर नीचे होते रहते हैं, मैं बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं हुआ। हम्म, 26 के एंड में मैं डिसाइड करूंगा कि मैं आई एम गोइंग इनटू अ स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म इंडिया बुल और नॉट। बट वो होगा सितंबर अक्टूबर में ही। आज मुझसे कोई उसका सवाल का जवाब मांगेगा, मेरे पास नहीं। नहीं है। नहीं है। हाँ, जी। ये देखो, इसमें बड़ी दिलचस्प बात ये देखिए कि यूएस का मार्केट जो है या दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट S&P 500 न्यू हाई पे खड़ा है, 7100 जी। 7200 पहुंच रहा है।
अभी कल ही परसों शायद जेपी मॉर्गन किसका या मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन का शायद टारगेट आया था ईयर एंड तक का 7600 का। तो यूएस में देखो बहुत ईमानदारी से स्वीकार करिए, हमारे सारा रिजल्ट सीजन बहुत गंदा जा रहा है, बहुत ही गंदा जा रहा है। और यूएस का सारा रिजल्ट सीजन तूफानी जा रहा है। मतलब मैं तो रोज सुबह बताता हूँ 4-6 कंपनियों के रिजल्ट, अल्ट्रा बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं वहां पे। तो आप ट्रम्प को कितनी भी गाली दे लीजिए, लेकिन यूएस मार्केट जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड मार्केट ऑल्सो। एक इंटरेस्टिंग बात देखो आप, कोरिया का मार्केट 2 अप्रैल को जब बड़ी गिरावट आई थी तो हमारा वो कोरिया का मार्केट भी 30-40% गिर गया था। अप्रैल भर में उसने 40% की रैली करी है, फिर से न्यू हाई पे आ गया। एंड हमारी जी, प्रॉब्लम क्या है ना, देखो हमारा अर्निंग सीजन लेकर के हमने इसलिए ये कमेंट दिया, जो सुनने में आपको लगेगा कि मैं नहीं क्या बोल रहा हूँ, आप अंदाजा करिए कि हमारी पूरे मार्केट का प्रॉफिट है 200 बिलियन डॉलर, और अकेले सैमसंग का है 200। हमारा मार्केट में नहीं है उतना जितना अकेली एक सैमसंग कंपनी का है। कारण क्या है कि जो एआई ट्रेड वर्ल्ड में इस समय चल रहा है, सारे वही मार्केट चल रहे हैं जहां एआई ट्रेड है, चाहे वो यूएस हो, ताइवान हो, या कोरिया हो, या इवन चाइना हो। लेकिन चाइना में चूंकि मार्केट वो सप्रेस करके रखती है गवर्नमेंट, तो उसको नहीं लेते हैं। ये 3 मार्केट एआई के प्योर प्ले हैं, और वही तूफानी तेजी है। बाकी कमोडिटी वाले मार्केट या नॉर्मल मार्केट या कंजम्पशन वाले मार्केट, सर्विस वाले मार्केट अंडर परफॉर्म करे, और इंडिया हाईली अंडर परफॉर्मर है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस इंडेक्स को देखिए। मैंने इतना ज्ञान चर्चा इसलिए की कि आप जब वर्ल्ड इंडेक्स देखें तो अपने भारतीय जी। बाजारों की समस्या को भी समझें। लेकिन एक और समस्या है यहाँ पे कि डॉलर अब फिर से मजबूत हुआ है और रुपया 95 की तरफ बढ़ पड़ा है यार। 2% कमजोर हुआ है लास्ट वीक में। हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो 92 के आसपास था हफ्ते की शुरुआत में, ये 20 तारीख के जी। आसपास 92 चल रहा था रुपया। अब फिर से 94 पार कर गया है। क्या लग रहा है इसमें करेंसी का क्या मूड बन रहा है? देखिए करेंसी भी इस हफ्ते में मूड खराब करने का एक बड़ा कारण अपार्ट फ्रॉम निफ्टी ने जिस तरह से बिहेव किया, उसी तरीके से करेंसी को देख के भी यही लगता है कि भई ये तो बहुत अच्छा वीकली कैंडल नहीं है। और आप देखिए अगर आपको इसमें फेलियर करना था, तो अब तक ये जो आपकी इतनी लंबी वाली जो 2015 से वो जो लाल वाली लाइन चल रही है, जो कि हमने एसीडब्ल्यूआई में भी तकरीबन वैसी लाइन नहीं है, उससे सिमिलर एक पैटर्न दिखाने की कोशिश की। एसीडब्ल्यूआई की लाइन तो बहुत छोटी-सी है। बट उसी लाइन के ऊपर एसीडब्ल्यूआई 2 ढाई साल से निकल नहीं पा रहा है। ये अपनी उसी कंपैरेबल 10 साल की लाइन से 12 साल की लाइन से जाता है, अटक जाता है, जाता है, अटक जाता है। ब्रेकआउट हो गया था तो लगा कि चलो फेलियर होगा, बुल्स ट्रैप हो रहे हैं। लेकिन एग्ज़ैक्टली उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अब ये भागने लग रहा है और इतना स्ट्रॉन्ग वीकली रिवर्सल का कैंडल दे दिया है। तो यहाँ मुझे तो थोड़ा-सा डर ही लग रहा है। मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा डर ही लग रहा है कि भई ये इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं आना चाहिए था। और मैंने पिछले एक आध पॉडकास्ट में भी बोला था कि अगर मैं कहीं किसी चार्ट में गलत जाना चाहूँ दिल से, हुँ, तो वो करेंसी का चार्ट होगा। लेकिन अभी मैं अपने दिल का क्या करूँ? दिमाग कुछ और बोल रहा है। दिल चाहता है नहीं हो, लेकिन दिमाग कह रहा है कि भाई ये तो अब जिस तरह से चल रहा है, ये 100 लगाए बिना रुकेगा नहीं फिर ये। क्योंकि जैसी लिवर्मोर साहब बोल के गए हैं कि जो कशिश है ना, 100 पे जो कशिश है ना, वो इसको खींचेगी। अब ये डे बाय डे जितना टाइम ये 94-95 पे बिता रहा है, डे बाय डे प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि 100 की कशिश इसको खींचेगी, खींचेगी और लेके जाएगी। 100 आने से प्रॉब्लम क्या है कि 100 के ऊपर स्पाइक भी आता है। 100 पे खत्म नहीं हो जाता ना, प्रॉब्लम वहाँ है। तो एक 5-7% का स्पाइक भी आ जाएगा। तो पता चला आप 105, 106 पहुँच गए। इसीलिए आप देखिए कि गोरे की सेलिंग रिलेंटलेस है। गोरे ने मुझे लगता है कि कहीं एक स्ट्रक्चरल कॉल आईएनआर पे ले लिया है। उनको लग रहा है कि भाई उनको आज से नहीं लग रहा है। उनको 83, 84 से हम ये बोल रहे हैं। तो 81, 82 से भी उनको लग रहा है, 80 के ब्रेकआउट से हमें भी लग रहा है, 95, 92। तो तब हमें लग रहा था कि 89, 90, फिर हमको लगा 94, अब हमें लग रहा है धीमे-धीमे सेटअप बिगड़ते हैं तो आपको अपने टारगेट्स को रिवाइज़ करना पड़ता है। तो गोरे ने अगर कहीं अगर 80 पे कॉल ले लिया है कि स्ट्रक्चरल वीकनेस और उस वीकनेस का कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेसिक हाइपोथेसिस को चेंज करेगा। और अगर ये बेसिक हाइपोथेसिस है, तो भाई साहब उसको करेंसी में ऑलरेडी 20% लग चुका है, 22%। सपोज़ और उसको लग रहा है मेरे को और 7-8% लगेगा, तो उसको इंडिया में गेन ही क्या हुआ? एक तो आपके इंडेक्स ने 20% वर्ल्ड को अंडर परफॉर्म किया है और आपकी हुँ, वो करेंसी में दिख रहा है, ठीक है? और साथ में उसको 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 स्टॉक में भी लॉस हो रहा है, उसको करेंसी में भी लॉस हो रहा है, उसको दोनों तरफ मार पड़ रही है। तो भाई उसकी गलती क्या है? वो तो बेचेगा ना, उसको भी तो अपने वो जहाँ नौकरी कर रहे हैं फंड मैनेजर, उनको भी तो अपने इन्वेस्टर्स को, अपनी कंपनी को जवाब देना है ना, कि भैया क्या कर रहे हो? तो लॉस कम फंड मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस। वो भी अपना लॉस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपने बॉसेस को दिखा पाएँ कि भाई हमने कम लॉस किया है। फंड इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रिलेटिव बेसिस पे चलती है।
कि दूसरे के अवज में आपने क्या किया। आप यहाँ पूरा पैसा कमाने के गेम में कभी-कभी नहीं होते हैं फंड मैनेजर में। रिलेटिव परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट, अल्फा इज इंपॉर्टेंट। जब तक लोग वो नहीं समझेंगे तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो क्यों कर रहा है। अगर वो नहीं बेचेगा तो उसकी खुद की नौकरी चली जाएगी। अगर दिखा कि इंडिया सेंट्रिक 50 फंड में उसके सबसे ज्यादा लॉस उसका है, नीचे वो उस मैट्रिक्स में नीचे पड़ा हुआ है। मतलब सपोज किसी ओवरऑल एवरेज लॉस 10% का है, वो 18% लॉस करके बैठा है फंड मैनेजर इस कंट्री में, तो उसकी नौकरी जाएगी। तो दे हैव टू स्टे विद द गेम। रिलेटिव परफॉर्मेंस के आसपास रहेंगे तो नौकरी बची रहती फंड मैनेजर की। तो उस एंगल को भी समझना बहुत जरूरी है। दे आर इन द गेम ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस समटाइम्स एंड नॉट एब्सोल्यूट। डिपेंड्स ऑन द फंड, आप क्या ट्रेड कर रहे हो। बट ब्रॉडली ये फंड इंडस्ट्री एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस के बजाय रिलेटिव पे भी बहुत जीती है कि दुनिया कैसी, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कौन कौन ज्यादा गिरा, कौन कम गिरा, हम कम गिरे, या बढ़ते बाजार में हमने ज्यादा कमा के अल्फा दिया। इसी बेसिस पे ही पूरी इंडस्ट्री चलती है। जी सही बात कर रहे हैं आप। ये मतलब एक तरीके से, मतलब क्या बोला जाए इसको, कि हमारा मार्केट जो है ना, एफआईआई जो आजकल ये कर रहे हैं खुराफात, जी उसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि यार कई बार ऐसा लगता है ना कि कभी युद्ध की वजह से, कभी टैरिफ की वजह से, कभी मतलब बेचते ही जा रहे हैं। मुझे कई बार लगता है कोई अज्ञात कारण भी है बेचने का, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। और जितने भी एफआईएस के इंटरव्यू अपने भारतीय बाजारों में लोग करते हैं, अलग अलग चैनल, किसी वो कुछ नहीं बताते हैं। आप मॉर्गन स्टैनली सुन लो, गोल्डमैन सैक्स सुन लो, जेपी मॉर्गन सुन लो, किसी का भी इंटरव्यू आप सुनोगे ना कि भाई एफआई क्यों बेचे, नहीं नहीं हम बेच मतलब सच कुछ और है दोस्त। ये मैं एक सस्पिशियस क्वेश्चन डाल रहा हूं कि सच कुछ और है जिसकी वजह से इतना बेच रहे हैं जी। इसीलिए मैंने 20-25 साल से न्यूज़ और नंबर ये सब देखने का अपना कान बंद कर लिया है। क्योंकि जब हाँ, सच आना ही बाद में है, तो उसके मंथन में क्यों जाएँ? जो प्राइस कर रहा है वो देख लीजिए ना आप। जब हाँ, सच आना ही बाद में है, न्यूज़ ऑलवेज़ फॉलोज़, आज आपने क्या बोल दिया? वही बोल दिया आपने। न्यूज़ ऑलवेज़ फॉलोज़ प्राइस। हिडन कारण है, नोन कारण है, कुछ भी आएगा वो बाद में ही आएगा। उसकी चिंता हम्म, मत करो, आप अपना प्राइस का पैटर्न देखो और ट्रेड करो। अगर आपने वो हम्म, ठीक-ठाक कर लिया और आप, मैं हम्म, हमेशा बोलता हूँ 100% 100% कोई सही नहीं जाता। अरे आपको अगर 10% का भी है, 50-50 के बजाय अगर आप जी, 60-40 भी अपनी लाइफ में कर ले गए, 60 टाइम कमा गए और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख लिया, तो देयर इज़ मैथमेटिकली नो चांस, ज़ीरो चांस दैट यू लूज़ मनी इफ यू हैव अ 60% स्ट्राइक रेट एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, देयर इज़ मैथमेटिकली ज़ीरो चांस दैट यू कैन लूज़ मनी। बट वो 60% करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, और इमोशनल चैलेंज आ जाते हैं, और लव विद योर पोर्टफोलियो, लव विद योर स्टॉक, ये सारी चीजें, आपके कॉग्निटिव बाइसेस आ जाते हैं, हर्डिंग, एंकरिंग, सब इन सब चीजों से ही बचना है। तो ट्रेडिंग इज मोर अ माइंड गेम देन प्योर पैटर्न्स और जी, बैलेंस शीट, राइट? आपको जो आप पढ़ेंगे ना, वो आपको थियरी आपको खाली 20% ही काम आएगी, 80% ये आपका माइंड गेम है। वो समझना बहुत जरूरी है, लोग ये नहीं समझते। तो वो सबसे बचिए, और उससे तभी बचेंगे जब कारण ढूंढना बंद करेंगे। जब तक कारण ढूंढते रहेंगे अपनी गलतियों के या किसी भी समीकरण के, तो आप कारण ही ढूंढते रहेंगे। आपको कारण नहीं मिलेगा तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, और हम्म, कारण मिलेगा तो आप कर लेंगे, और वही होगा हमेशा। कारण हमेशा उल्टे उल्टे टाइम में आएगा, पैनिक और यूफोरिया। यूफोरिया के समय में आपको कोई बुरा कारण नहीं मिलेगा, और बुरे बुरे टाइम में आपको कोई अच्छा कारण नहीं मिलेगा, तो आपसे बॉटम भी छूटेगा, आपसे टॉप भी छूटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपना ये इन्वर्जन नहीं करेंगे दिमाग का, कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड बी fearful जी। व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, देखिए तब तक आपका नहीं मार्केट, होगा। वॉरेन बुफे साहब आज इतने यूफोरिया में फिर भी 30 1 टका कैश लेके क्यों बैठे हैं? आई थिंक मेरे पूरे करियर में मैंने यस यस, बर्कशायर बर्कशायर हैथवे का इतना बड़ा कैश पोजीशन कभी नहीं देखा परसेंटेज टर्म्स में। भाई देखो मार्केट में ना सबके अपने अपने व्यूज है, तभी तो ब्यूटीफुल मार्केट इसको हम लोग बोलते हैं कि जी, सब जी, अपने अपनी जी, राय लेके बैठे हैं। अच्छा क्विकली, ये जो मैंने अभी दिखाया है ये डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर इसलिए दिखा रहा हूं मैं आपको कि आप अपना जो भी फैसला करें अपने सोच अपने हिसाब से करें। और मार्केट की एक और ब्यूटी आपको भी दिखाता हूँ। ये मैंने एक पॉडकास्ट किया, तो एक बहुत ही बड़े जानकार हैं, अमेरिका में रहते हैं, गौतम वेद इनका नाम है। अब ये लिख रहे हैं, ये इनकी पूरी थ्योरी है कि 2 अप्रैल से बुल मार्केट शुरू हो गया इंडिया में। बहुत ही कंट्रा कॉलिंग की है, आप इसको देखिएगा, आप लोग सुनिएगा इस शो को। उन्होंने बहुत ही लॉजिकली उसको अपने हिसाब से क्लीन किया। इसलिए कहता हूं मार्केट में तरह तरह के प्लेयर पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके अपने अपने व्यूज हैं। कुछ लोग इस शो के कमेंट में लिख रहे हैं नीचे कि ये आपके व्यू से एकदम 80 180 डिग्री है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मार्केट। अगर सब मेरे जैसे हो जाएंगे, या सब सरवेन जी जैसे हो जाएंगे, सब सुनील जी जैसे हो जाएंगे, या सब नीलेश शाह जैसे हो जाएंगे, तो मार्केट नहीं चलेगा। बायर और सेलर होंगे तभी मार्केट चलेगा, ये डेफिनेशन है। तो इस शो को जी। देखिएगा और अपने कमेंट करके बताइएगा। ये इस चक्कर में मत पड़िए किसका व्यू क्या है, आप ये देखिए कि मार्केट में किसका अप्रोच क्या है,
और आपको क्या ठीक लगता है। इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा क्रॉस प्रमोशन किया जाए कि इसी मार्केट में एक और व्यू देखिए आप, जो आदमी कह रहा है 2 अप्रैल से बुल मार्केट शुरू हो गया हमारे हिंदुस्तान में, तो ये भी एक व्यू है उनका। जी, खत्म किया जाए। उनकी 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 सराहना, उन्होंने अपना काम किया हो, हमने अपना काम किया है। और अगर कोई बुल एग्जैक्टली। मार्केट लर्किंग है, अगर कोई बुल मार्केट लर्किंग है, तो हाँ 24,500 24,600 के ऊपर हमें भी समझेगा तो हम भी कुछ ना नहीं, कुछ करेंगे। फिलहाल नहीं वो लग रहा है, मैं डिस्क्लोज फिलहाल नहीं नहीं लग रहा है। करूंगा कि उस शो को लोग देखें और खुद समझें, बस उसमें हाँ, एक बिल्कुल लाइन लगा देखें। दूं कि उन्होंने 1.5 साल के साइकिल बनाए हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग ठीक पॉइंट। है, तो आप ठीक है। देखिए और उसको सुन के समझिए कि वो वो डेढ़ दो दो मैक्सिमम 1.5 2 साल, वरना 1.5 1.5 साल के उन्होंने साइकिल बनाए, बुल और बेयर, बुल और बेयर, तो वो एक अलग तरीका है मैं जी। एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं भी उस कैंप हाँ में, मैं भी लॉन्ग टर्म इंडिया बुल हूं, लेकिन मैं वो डिस्क्लेमर दे दूं, वो जो लास्ट 2 साल का, वो अगले 1.5 साल का बुल मार्केट बोल रहे हैं ना, फिर उसके बाद तकलीफ बहुत है। इट विल बी अ वेरी अनहेल्दी मूव। आई एम रेडी टू ट्रेड दैट, बट आई आल्सो नो व्हाइल ट्रेडिंग दैट मूव इट विल बी द मोस्ट अनहेल्दी मूव इंडिया के कंटेक्स्ट में। उसके बाद जो बेयर मार्केट आएगा ना, वो आप झेल नहीं पाओगे। इससे बेटर है कि देखो आप यहां से चुपचाप एक करेक्शन ले लो, और अगला 8-10 साल बुल मार्केट आएगा, और आपके पास चॉइस है 8 साल का बुल मार्केट चाहिए कि 2 साल का। अगर ये बुल मार्केट 2 साल का यहां से आ गया, तो हाँ, फिर बहुत लंबा बेयर मार्केट आने वाला है। और अगर आपको मैं तो ईमानदारी से आपने दिसंबर यहां से करेक्शन ले लिया ना, तो 8 साल का बुल मार्केट इंडिया का पेंडिंग है। तो चॉइस इज पीपल्स, कि आपको 2 साल का चाहिए तो यहीं से तेजी कर लो, 8 साल का चाहिए तो वेट करो, एक करेक्शन होने दो हेल्दी। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं भी वो अनहेल्दी बुल मार्केट ट्रेड करने को रेडी बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट नहीं विल बी नहीं द लास्ट बुल मार्केट, मैं तो ये जिसके कह रहा बाद हूँ बैंड बज जाएगी बाजार की। कि जी, मैंने तो लोगों से अपने रोज सुबह शो में कहता हूँ कि लमसम पैसा मत डालिएगा अभी। आप लमसम डालो तो नुकसान हो जाएगा, आप एसआईपी साहब क्या चलने वाली बात है। बुल क्या मार्केट इंडिया में शुरू हो रहा है, ये तो मैं दिसंबर से पहले बोल ही नहीं सकता। वो मेरे कुछ रिजर्वेशन है कि मैं दिसंबर तक वेट करूंगा कि हाँ, इंडिया में एग्जैक्टली, नेक्स्ट बुल एग्जैक्टली। रन चालू हो गया है। वो एक बड़ी बोल्ड कॉल चाहिए, उसके लिए जो जो बेस चाहिए बात करने के लिए, वो नहीं है मेरे पास। बहुत ईमानदार ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ मैं, कि बुल मार्केट में अनाउंस कर दो, ये मेरे पास ओपिनियन है ही नहीं अभी इस समय। यानी खत्म किया था, लंबा हो रहा है हाँ, शो। हाँ। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। उनको तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अगर उनको सुन रहे हैं, जो भी हो सज्जन है मुझे नहीं मालूम, उनको पूरा सुने। उनको हाँ पूरे 52 हफ्ते सुने, उनको पूरा अगले 5 साल सुने, फिर उनको सुन रहे हैं, और उनको सुन के उनके उसको समझ के कुछ कर रहे हैं, तो आप ही कर रहे हैं। मुझको सुन के समझ के भी कुछ कर रहे हैं, तो आप ही कर रहे हैं। ना करेक्ट। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना तो वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? यस। बट वो सारा स्ट्रक्चरल थॉट मेरे दिमाग में भी है। इफ यू वांट अ हाँ गुड स्ट्रक्चरल बुल मार्केट इन इंडिया, इट इज बेटर दैट यू टेक अ 6-8 मंथ पॉइजन पिल, या जो भी आप बोलते हैं, बिटर पिल ले लेते हैं ना 6 महीना, अगला 7-8 साल बहुत अच्छा आएगा। अगर आप वो बिटर पिल नहीं लेते हैं और आपको यहीं से जीत है, तो कर लीजिए 2 साल, उसके बाद बहुत तकलीफ है। ये इस पे मैं समाप्त करना चाहूँगा। इसलिए बेटर है कि हम चलिए। बिटर पिल ले लें अभी से, और हाँ, स्ट्रक्चरल बुल मार्केट खड़ा करें अगले 7-8 साल का। मैं उस कैंप में हूँ फिलहाल, मैं उस कैंप में नहीं हूँ जो आपने बताया अभी। चलिए, थैंक यू जी, सो मच। और या ड्यूटी है थैंक मार्केट यू। की, तरह तरह के लोगों के व्यू आते हैं, अगले हफ्ते हम लोग फिर या देखेंगे। और हर या बारीक खबर को, हर पैटर्न को, हर स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सर्वे जी यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। तो प्लीज जी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके भी हमें बताइए कि आपको ये शो कैसा लगता है। और बहुत ओपन चर्चा मैं करता हूँ इसमें, मैं किसी, ना मैं चीयर लीडर हूँ, ना मैं बहुत ही दिन भर दुखी है, जो सामने मैंने आपको दिखा दिया। अब फैसला जी। आपको करना है, क्योंकि फायदा नुकसान आपका है, पैसा भी आपका है। थैंक यू सो मच, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।